हेलो किड्स, रीता सरकार का नमस्कार। आज की कहानी में उस समय का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया गया है जिस समय हमारे भारतवर्ष पर ब्रिटिश साम्राज्य का वर्चस्व था। मेरी आज की प्रस्तुति का शीर्षक है संचय एवं व्यय, अर्थात जमा और खर्च। कहानी इस प्रकार प्रारंभ होती है। मध्य रात्रि में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ता है। कोई बुला रहा है। सुनिए, दरवाजा खोलिए। अंदर से कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन बाहर से ही पता चलता है कि अंदर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। पड़ोस वाली किराएदार महिला मन ही मन सोचती है, थोड़ी देर पहले सब लोग बातचीत कर रहे थे, अब दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इतनी रात में बेचारा कहाँ जाएगा? 10 मिनट पहले तक माँ अपने बेटे के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। इतनी रात हो गई, लड़का अब तक घर नहीं लौटा। आजकल अंग्रेज़ों का शासन है, कभी भी दंगा भड़क सकता है, किसी भी समय कर्फ्यू लग जाता है। भवतारिणी पूरी जिंदगी कलकत्ता में बिताने के बाद भी इन सभी बातों को नहीं समझ पाई। आजकल के लड़के को देखकर भवतारिणी दंग रह जाती है। उनके ज़माने में लाल पगड़ी देखते ही लोग डर से कांपने लगते थे तथा गोरी चमड़ी वाले साहब को देखकर तो भाग खड़े होते। लेकिन आजकल के लड़के पुलिस क्या, गोरे साहब तक को डोंट केयर कहते हैं। मदन इसकी वजह से भवतारिणी हमेशा चिंता में डूबी रहती है। बड़ा बेटा बंसी अंग्रेजी में दस्तखत कर सकता है। कलकत्ता में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में 4वीं तक पढ़कर अपने पिता की सिफारिश पर किसी साहब के दफ्तर में नौकरी करता है। घमंड से बंसी की पत्नी कमला का पैर जमीन पर नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पति ऑफिस में नौकरी करते हैं। कुछ समय पहले अपनी पत्नी तथा कई नालायक बेटों को छोड़कर उनके पापा चल बसे। उन्होंने अपनी सारी कमाई फालतू कामों में गंवा दिया। केवल यह मकान जो भवतारिणी को अपने दादाजी से दहेज में मिला था, आज भी टिका हुआ है। इस मकान के पीछे भाई भाई लड़ते रहते हैं। कमला व्यंग भरे स्वर में कहती है, सारे मूर्ख हैं, लड़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। मदन के मन में बात चुभ जाती है। उसे भी स्कूल में दाखिल किया गया था, लेकिन 7 दिनों में वह वापस घर लौट आया, फिर कभी नहीं गया। मदन भी कुछ कमा लेता है, क्योंकि वह बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक मैकेनिक है। सुबह उठते ही लोग उसे खोजने चले आते हैं। आज दोपहर 12 बजे मदन घर से निकला था और अब रात के 12 बजे घर लौट रहा है। ब्लैकआउट की रात, उसके बाद कर्फ्यू लग चुका है। पता नहीं कैसे मदन घर तक पहुंच गया। अपने कमरे में बैठा
बंसी बकबक करता है, सब साले दुष्ट हैं। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ और ये बैठे मौज करते हैं। मुफ्त में खाना मिल जाता, किसी बात की चिंता नहीं है। दूसरी मंजिल पर खड़ा मदन कहता है, जितने हैं सब चिटिंगबाज हैं। कौन यहाँ मुफ्त में खा रहा है? मोहल्ले वालों से पूछिए, 2 अक्षर अंग्रेजी का क्या पढ़ लिया, साहब के ऑफिस में नौकरी लग गई, अब लंबी चौड़ी भाषण देने लगे। ऑफिस में नौकरी की बात सुनकर कमला आग बबूला हो जाती है। खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर कहती है, मजले देवर जी, नौकरी की बात ना करें। आप तक कहीं कोई नौकरी नहीं पाए। लोग मिस्त्री कहकर बुलाते हैं आपको, घर घर झोला टांगे घूमते रहते हो। तुम्हारा परिचय देने में लज्जा आती है। जीने पर खड़ा मदन चिल्लाता है, भाभी आप बीच में मत पड़े, हम दोनों भाइयों में बातचीत चल रही है। औरतों की दखलंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। पता नहीं कैसी औरत है। कैसी औरत मतलब? बंसी कमरे से बाहर निकलकर आता है। जो मन में आता बकते जा रहे हो, नीचे आओ। आज मैं तुमसे सारी बातें साफ साफ कहना और सुनना चाहता हूँ। छत के ऊपर चढ़कर मदन चुटकी बजाकर कहता है, माँ अब समझ रही हो? बड़े भाई साहब को अब गुस्सा आ रहा है। उनकी पत्नी को कैसी औरत कहा है, इसलिए। ओह, बहुत देखा, ज़्यादा तेवर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे मंजिल पर खड़े बंसी और कमला क्रोध से लाल पीला होते हैं, लेकिन लापरवाह मदन अपने चिड़ियों से बातें करता है। फागुन, क्या आज तुमने मैना, बुलबुल, तोता को खाना नहीं खिलाया? बेचारा कोयल शांत पड़ा हुआ है। अपनी बहन फागुन पर मदन चिल्लाता है। बेचारी डर के मारे धीरे धीरे कहती है, भैया क्या आप नहीं जानते, कल ट्राम में आग लगाकर लड़के इस तरफ से भाग गए थे, इसलिए हरिशन रोड पर गोलियां चल रही थी। इनके लिए सत्तू कौन खरीद लाता? गोपा सत्तू लेने गई थी, लेकिन बदहवास होकर घर लौटी। माँ कहती है, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? किसी दिन इन गोरों की गोली खाकर तुम शिकार हो जाओगे, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मदन हंसने लगता है। अच्छी बात है, एक भागीदारी कम तो हो जाएगी। आप अपने 4 बेटों में मकान बांट देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी तरह घूमते फिरते मर जाना चाहता हूँ। कहानी में आगे क्या होता है देखिए। दिन बीतते जाते हैं, शहर की हालत और गंभीर हो जाती है, लेकिन मदन हमेशा घर से बाहर रहता। 3-4 दिनों में एक बार घर लौटता। माँ बिगड़ने लगती है, तुम कहाँ रहते हो? रोज लोग तुम्हें पूछने आते हैं। घर में पैसे नहीं है। बड़ा बेटा अब एक भी पैसा नहीं देता। मझला बेटा मात्र 2 रुपए रोज माँ को देता है। नीचे के दोनों किराएदार घर खाली करके चले गए हैं और 3 बेटे तथा 2 बेटियों के साथ माँ परेशान है। बड़ी बेटी शादी के लायक हो गई है। बड़ी बहू हमेशा अपने सास के साथ लड़ती रहती है। आज मदन की अनुपस्थिति में मदन को लेकर ही सास बहू लड़ने लगी।
बीच में फागुन कहती है, रोज रोज बड़ी भाभी मझले भैया के बारे में अनाप शनाप कहती रहती है। किसी दिन मझले भैया के कानों तक पहुंच जाए, फिर देखना सास बहू में लड़ाई और तेज हो जाती है। नीचे एकमात्र किराएदारनी अपने पति से कहती है, रोज रोज लड़ाई झगड़ा अब अच्छा नहीं लगता, चलिए और किसी जगह कमरा ले लेते हैं। उसका पति गंभीर स्वर में कहता, कमरा कहाँ मिलेगा, अब कलकत्ते में काफ़ी लोग रहने लगे हैं, पहले की तरह दीवारों पर खाली मकानों का इश्तहार अब नहीं दिखता। वह सोचने लगती, कितना परिवर्तन हो गया इस कलकत्ता नगरी में। बंसी घर लौटता है। कमला एक बात की चार बात मिलाकर कहती है। जानते हैं ना बच्चों, इसी तरह बातें बिगड़ जाती हैं। औरत जात है, इसलिए मदन कुछ कर ही नहीं सकता। कोई पुरुष होता तो अब तक समझा चुका होता कि उसमें कितनी ताकत है। थैला जमीन पर रखते हुए बंसी कहता, एक बार नीचे आकर मुझसे मुकाबला करो। अबला नारी को अकेला देखकर वीरता दिखाते हो, मुझसे बात करो। मदन अपने कमरे में साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाल संवार रहा था। माँ कहती, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? मदन कुछ जवाब नहीं देता। माँ फिर कहती, दिन रात घूमते रहते हो, पेट कैसे भरोगे इसकी चिंता है तुम्हें? मदन कहता, सब ठीक हो जाएगा, पहले आज के दिन सही तरीके से घर लौट आऊं, फिर सोचेंगे। दूसरे मंजिल पर बंसी अपनी पत्नी कमला के साथ खड़ा चिल्ला रहा है, इसके बाद कभी अपनी भाभी को ऐसा व्यवहार करोगे, आज तुम्हें सबके सामने माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो इस डंडे से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। आह, मेरा सर फोड़ोगे? जाओ अंदर जाओ, कौन किसका सर फोड़ता देख लेना। मदन अपने तोते से कहता है, मेरे गंगाराम कहो, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। मदन तेजी से उतरता हुआ बंसी के आगे चुटकी बजाकर निकल जाता है। आह, डंडे से मारोगे? डंडा? गुस्से से भरकर बंसी डंडे को तेजी से घुमाने लगता है। आज घर वापस लौटने दो, इस मदना के बच्चे को माँ तुम देख लेना, आज मैं इसे सबक सिखाकर ही दम लूँगा। आज शायद तुम्हें दोनों में से एक बेटे को खोना पड़ेगा। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। मेरा नाम बंसी बदन बशाक है। बंसी हड़बड़ाता हुआ घर लौटता है। मदन कल वापस नहीं लौटा। कल दिन भर कलकत्ते में गोली चली, काफ़ी लोग घायल हो गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। माँ रोते हुए बंसी के कमरे की तरफ आती है। बंसी माँ को डांट कर भगा देता है। कमला अपने पति से अनुरोध करती है, कृपया आप एक बार घर से निकलकर मझले देवर जी का पता करें। कल सुबह के गए, अब तक घर नहीं लौटे। बंसी बिगड़ने लगता, चलो चलो हटो, उसके लिए तुम्हारे मन में कितनी दया है मुझे मालूम है, दिखावे की जरूरत नहीं। सुबह घर से निकला बंसी बिना खाए पिए शाम को घर लौटता है। किसी से कुछ बताए बिना अपने कमरे में जाकर ऑफिस का काम करने लगता है। बहुत सारे हिसाब अभी बाकी हैं। माँ मन ही मन कहती, मेरे सब बेटे बाहर निकलते हैं, शायद मदन की खोज करते हैं, परंतु पता नहीं कब लौटेगा।
ना लौटे तो ही सही, चैन पड़ जाएगा, सबके कलेजे को ठंडक पहुंचेगा। अचानक सड़क पर वंदे मातरम की आवाज के साथ लोगों का हुजूम आता दिख पड़ता है। बंसी चौंक जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता, जाओ माँ को बुला कर ले आओ, तुम सबका प्यारा मदन आ गया है। आप नहीं चलेंगे? बंसी अपने काम में पुनः जुट जाता है। नहीं, तुम सब मिलकर उसे अपने घर में ले आओ, मैं नहीं चलूँगा। मदन अपने घर लौट आया है। चारपाई पर लेटाकर उसके दोस्त कंधे पर उठाकर उसे घर के दरवाजे तक ले आए हैं। आजकल वह अपना काम ठीक तरह से नहीं करता था। दिन भर घर से गायब रहता था। किसी को पता नहीं था कि उनका मदन स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लड़कों के साथ मिलकर टोली का नेतृत्व कर रहा है। पिकेटिंग तथा कानून तोड़ना उसका काम बन चुका था। कल वेलिंगटन स्क्वायर के निकट पुलिस की गोली का शिकार हो गया। वीर की तरह शहीद हो गया मदन। बेटे की चारपाई के ऊपर गिरकर माँ रोने लगी। भाई बहन तथा भाभी उसे घेर कर रोने लगे। केवल बड़ा भाई बंसी नीचे उतरकर नहीं आया, क्योंकि अब भी वह संचय एवं व्यय अर्थात जमा और खर्च का हिसाब लगा रहा था। कहानी यहाँ अंत हो जाती है, परंतु हमें पारिवारिक तालमेल के लिए सोचने को बाध्य करती है। धन्यवाद।